नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय खास तौर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेज है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ ने सीधे तौर पर रामपुर की सीट से लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब तीनों के अलग अलग मायने हैं। अगर अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दिया, इसका मतलब क्या है? कहा तो ये जा रहा था कि करहल सीट छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिनों के अंदर उन्होंने अपना फैसला लिया। रविवार को वो करहल जाते हैं, वहाँ पे अपने लोगों से बात करते हैं। सोमवार को आजमगढ़ जाते हैं, वहाँ पर अपने लोगों से बातचीत करते हैं और आज वो लोकसभा से इस्तीफा देते हैं। मतलब अब अखिलेश ने सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और उनका साथ देंगे आजम खां। हालांकि आजम खां इस समय जेल में हैं, लेकिन उन्होंने भी ये मन बनाया है कि सदन से लेकर के सड़क तक हम सरकार को घेरेंगे। और उसकी ये वानगी आपको बता दें, वानगी ये है कि अब हर बिंदु पर, हर मुद्दे पर अखिलेश की नजर है। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो है गरीबी के मुद्दे पर पिछले 3 राज्यों में से एक है। बस अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। आज ही महंगाई का एक झटका लगा, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। अखिलेश ने तुरंत तंज कस दिया, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। ये मुद्दा है और अखिलेश अब अपने को उत्तर प्रदेश में और मजबूत करेंगे, अपना जनाधार और बढ़ाएंगे ताकि 2024 का चुनाव वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ सके। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है कि कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का मेंबर नहीं रह सकता। विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, लेकिन उस समय उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की थी। अब उससे इस्तीफा दे दिया और विधानसभा के सदस्य हो गए हैं गोरखपुर से एक ऐतिहासिक जीत के साथ। अब वो एक बड़े ऊर्जा के साथ सदन में प्रतिनिधित्व करेंगे योगी आदित्यनाथ। और वही दूसरी ओर, जैसा कि मैंने बताया कि आजम खां और अखिलेश तीनों ने आज अपनी भावी राजनीति और रणनीति को बाकायदे रेखांकित कर दिया। अब आगे ये होना है। दूसरी बड़ी बात और भी है कि आज महंगाई का एक जबरदस्त झटका लगा है आम जन को। हालांकि दावा तो साफ है, स्थितियां भी साफ है। अनुमान पहले से लग रहा था कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कच्चे तेल के दाम लगातार 40% तक बढ़ गए हैं। आज ये $118 बैरल जो है कच्चा तेल हो गया, कुछ दिनों पहले 100 था। इस कारण आज एकदम गैस सिलेंडर जो रसोई गैस है उसके दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई गैस सिलेंडर में। अब ये गैस सिलेंडर अगर आप देखें तो अपने कानपुर में लगभग 987 रुपए
50 पैसे का मिलेगा, मतलब लगभग 1000 रुपए का। पटना में यही गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिलेगा, कहीं कहीं पर ये 1000 रुपए को भी पार कर जाएगा। और पेट्रोल डीजल के दामों में क्या हुआ? 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है पेट्रोल डीजल के दाम। हालांकि डीजल के दामों में पिछले दिनों बढ़ोतरी की गई थी कि अगर आप बल्क में लेंगे तो 25 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे डीजल के दाम। और समय समय आप देखिए सीएनजी के दाम बढ़ गए, और तो और दूध के दाम बढ़ गए। दूध के दाम, अपने प्रदेश के पराग ने आज जो है दूध के दाम बढ़ा दिए 2 रुपए। 2 रुपए से 5 रुपए तक के दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने बढ़ा दिए, कई कंपनियों ने बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा दिए, जो जिन पर सब कुछ निर्भर है, बच्चों का खान पान सब कुछ। लेकिन दूध के दाम बढ़ गए। महंगाई का जबरदस्त झटका है, प्रतिक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अखिलेश ने कहा कि चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाजपा लाई महा महंगाई, कह रहे हैं तेजी के साथ में। लेकिन अभी तक कोई भाजपा की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर भाजपा की प्रतिक्रिया देखी जाए तो साफ है कि एक मजबूरी है। और कहा तो यह तक जा रहा है कि इसके दाम जो सरकारी कंपनियां हैं वो 15 रुपए तक बढ़ा सकती है पेट्रोल और डीजल के, सरकारी कंपनियां। माने कि आप ये मत सोचिए कि यहीं से हमको संतोष हो गया, हमें तैयार रहना होगा बड़ी महंगाई के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि रिजर्व बैंक भी चाहता है कि महंगाई की जो दर है 2 से 3 के बीच में ही रहे। लेकिन अगर पिछले फरवरी की बात देखी जाए तो महंगाई की दर 6.17% थी, तेजी के साथ बढ़ी है। थोक के भी महंगाई दर बढ़ी है। लेकिन अब ये परिस्थितियां हैं जिनके लिए आम जन को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत की जो नीति है, जो तटस्थ की नीति है, उसके तहत तेल का आयात भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। ये प्रतिक्रियाएं आप देखिए। जया बच्चन क्या कह रही हैं? जया बच्चन कह रहे कौन इनको जिता करके लाया है, कौन जिता करके लाया है? जया बच्चन कह रही सपा की राज्यसभा सदस्य है। जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन सच बात तो यह है कि महंगाई की इस मार को लेकर के आम जन भी परेशान नजर आ रहा है। लेकिन वो ये भी सोच रहा है, एक मानसिकता बन रही है, आखिर सरकार कर क्या सकती है? कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें सरकार कुछ कर भी नहीं सकती। ये बात भी सामने तेजी के साथ आ रही है। वहीं दूसरी ओर दी कश्मीर फाइल्स को लेकर के भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। आज खुल करके फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग मुझे जो कश्मीर पंडित है उनके पलायन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मैं पूरी तरीके से फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा। और फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस समय की इन घटनाओं को देख करके मेरा दिल अभी भी रो उठता है। इस बात में कितना दम है ये तो समय बताएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरा दिल आज भी रो उठता है। और वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश थी।
और इसके लिए तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी। उस समय के गवर्नर जगमोहन जिम्मेदार थे, उनके जो सलाहकार थे वो जिम्मेदार थे। और उन्होंने कहा कि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए और ये कमीशन जो है जांच करे और जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला ने आज बार बार कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश का पर्दाफाश होना ही चाहिए। जो लोग उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और यदि वो साबित होते हैं कि हम जिम्मेदार हैं तो हम फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये तक भी कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। आज जरूरत इस बात की है कि कश्मीर की जो साज सज्जा है, उसका जो वैभव है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो गौरव है, उसे एक बार फिर लौटाया जाए। कश्मीरी पंडितों की फिर से वापसी हो, ये बात बार बार फारूक अब्दुल्ला ने कही है। फारूक अब्दुल्ला के इन बातों में बड़ा दम है और वो कह रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर के इस साजिश का पर्दाफाश करें। ये एक बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो 25 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है, उस शपथ ग्रहण समारोह में जो मंत्रियों की जो सूची है उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शपथ ग्रहण करेंगे और वहां पर भी माने देहरादून में भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। परेड के मैदान में 20,000 अतिथि उपस्थित होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होंगे और दिग्गज नेता भी होंगे। इसके बीच में पुष्कर धामी शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद 25 की बारी है योगी सरकार की। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी एक खबर मिली है एटा से। एमएलसी चुनाव के सपा प्रत्याशियों 2 के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। मतलब कि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे। एटा में 2 प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव, और आपको मालूम है कि जब एटा में ये लोग नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे उस समय भी मारपीट, खींचतान और नामांकन पत्र फाड़ने की बात हुई थी। मामला भी दर्ज है, लेकिन आज तकनीकी कारण बता करके पीठासीन अधिकारियों ने सपा के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए। अब रास्ता खुल गया बीजेपी की जीत। एमएलसी चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में लगभग घमासान मचा है। 36 सीटें हैं। अब फर्रुखाबाद में देखिए, फर्रुखाबाद में मारपीट हो गई और कई जगह पर बिल्कुल तनाव की स्थिति है, क्योंकि इसमें जो वोटर होते हैं वो होते हैं पार्षद होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, इसलिए कई जगह तनाव की भी स्थिति है। पुलिस भी सतर्क है, लेकिन अब ये चुनाव है तो चुनाव में सब कुछ संभव भी है।
तो अब देखिए क्या होगा। एटा में फिलहाल ऐसा हो गया है कि सपा के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ, माने वो विजयी। अब बात करते हैं हम मंत्रिमंडल की, और मंत्रिमंडल के विस्तार में लगातार नई नई चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी ये मिल गई है कि 60 मंत्रियों के लिए बंगले बिल्कुल साज सज्जा के साथ, सफाई के साथ तैयार कर दिए गए हैं। जो लोग पुराने हैं वो तो अपने पुराने बंगलों में रहेंगे। अगर उनको मंत्री न बनाया गया तो उन्हें 15 दिन के अंदर अपना बंगला खाली करना होगा। लेकिन 60 तैयार कि आप उधर मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कीजिए और तुरंत अपने बंगले में पहुंच जाइए। ये राज संपत्ति विभाग करता है उत्तर प्रदेश का। और 200 गाड़ियां तैयार की गई, 200 गाड़ियां। अब मंत्री जी है तो मंत्री जी को लाया जाएगा, फिर मंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर लेंगे तो तत्काल उनको गाड़ी सरकारी सब कुछ मुहैया की जाएगी। तो 200 गाड़ियां तैयार, 60 बंगले तैयार, क्योंकि अधिकतम 60 जो है मंत्री हो सकते हैं। अब बात हो रही है बार बार डिप्टी सीएम की। कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बनना तय, क्योंकि आला कमान चाहता है। ठीक है, उस रातों से चुनाव हार गए होंगे, एमएलसी हैं, और अब ये बात नहीं रह गई है कि आप चुनाव अगर हार जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अरे पुष्कर धामी देखिए, चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब वो परहेज खत्म। और जाति संतुलन के हिसाब से, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से बेबी रानी मौर्य भी डिप्टी सीएम बनने वाली है, उनका नाम भी आगे है। तीसरा नाम ब्राह्मणों के रूप में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा से आते हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं, उनका नाम भी डिप्टी सीएम के लिए है। और शेष जितने भी मंत्री होंगे वही होंगे जो 4-4 बार से 5-5 बार से जो है विधानसभा के सदस्य हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिनेश शर्मा का क्या होगा, क्योंकि दिनेश शर्मा भी तो डिप्टी सीएम थे। तो माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, लेकिन अब तक 3 नाम तो लगभग तय, केशव मौर्य का, बेबी रानी का और श्रीकांत शर्मा का भी नाम नए रूप में भी उभर के सामने आया। अगर हम बात करें अपने कानपुर की, तो कानपुर से सतीश महाना का नाम तो बिल्कुल क्लियर, और वो तो शुरुआत में ही 2-4 जो मंत्री होंगे उन्हीं में उनका नाम आ जाए, क्योंकि सुरेश खन्ना और अपने जो सतीश महाना है ये 7-8, 8-8, 9-9 बार के जो है मेंबर बने हुए हैं, इसलिए वरिष्ठता सूची में आते हैं और उनका स्थान निश्चित है। दूसरे हमारे जो शहर से नीलिमा कटियार हैं, उनका भी नाम है, और इसलिए उनका नाम है जो भी सूची तैयार की गई है, क्योंकि वो अपने पिछड़े वर्ग से भी आती हैं, नंबर 1, और मंत्रिमंडल में इस बार जो युवा चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनके रूप में भी नीलिमा का नाम आता है। और नीलिमा को जो मंत्री पद दिया गया था उसमें उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ उच्च शिक्षा राज्य और प्रौद्योगिक शिक्षा राज्य मंत्री का जो कार्यभार है बड़ी खूबसूरती के साथ संभाला था, इसलिए उनका भी नाम चर्चा में तेजी के साथ है। वहीं दूसरी ओर नए नामों की चर्चा करते हैं तो फिर बार बार महेश त्रिवेदी का नाम आता है, जो किदवई नगर से जो हैं विधायक हैं और इसके पहले भी वो राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, 2 बार के विधायक भी रहे हैं। फिर प्रतिभा शुक्ला का नाम आ रहा है। प्रतिभा शुक्ला भी लगातार जो है वो कानपुर देहात से हैं, वो भी लगातार जो है तीसरी बार
मतलब लगातार तो नहीं कहेंगे, लेकिन तीसरी बार जो है विधायक बनी है, पहले बसपा से, अब 2 बार से भाजपा से। और एक नाम और है जो चर्चा में है, बिल्लौर से बच्चा सोनकर का भी नाम है, युवा है, और अगर उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल का विस्तार, राजनीति की सरगर्मी। चलते चलते एक खबर और बता दें कि मायावती ने आज सपा परिवार पर, मुलायम सिंह पर बड़ा प्रहार किया है। मैंने उन पर जो आरोप लगते हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी से मिली हुई है, अब वही आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह और सपा बीजेपी से मिली हुई है, और उन्होंने कहा अपने कामों की, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने काम कराने के लिए मुलायम ने अपने परिवार के एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया। नाम नहीं लिया अपर्णा का, लेकिन भेज दिया। और यह भी कहा कि पिछले शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह ने अखिलेश को आशीर्वाद दिलाया था। माने उनका सीधा सीधा कहना यह है कि अगर आज अखिलेश खुल करके, सपा खुल करके सामने आ गई है सरकार में, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये भी मिली भगत है बीजेपी से, इसीलिए, और ये कहते मिली भगत मुलायम सिंह से है जो उनके परिवार के एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया गया अपने उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।